मैं 17 साल पहले आया, संजय जिंदल जी ने वो सारी स्टोरी सुना दी। हम दोनों की कॉमन सी स्टोरी है, हम लोगों की जर्नी एक जैसी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक अच्छी मिडिल क्लास बनिया फैमिली से हूं। मेरे पिताजी जॉब में थे, लेकिन बाकी सब फैमिली मेंबर्स जो थे, ताऊ चाचा नान का फैमिली में सब लोग बिजनेस करते थे। पिताजी सरकारी नौकरी में थे और एक अच्छी गजटेड पोस्ट पे थे, लेकिन 5 बहन भाई थे, मम्मी पापा मिला के 7 लोगों का गुजारा, और पिताजी सिर्फ सैलरी से ही गुजारा करते थे, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं लेते थे। तो इस वजह से आप मानिए गुजारा ही होता था। 5 बच्चे पढ़ने वाले थे, तो बहुत सारी चीजों को अगले महीने के लिए पोस्टपोन करना पड़ता था। ये लेना है, चलो अगले महीने लेंगे, इस महीने तो थोड़ा सा हाथ टाइट है। और अगर मैं अपने कजन्स की बात करूं जिनके साथ खेलते थे रहते थे, तो उनके जीवन में सारी चीजें मेरे से पहले आई। साइकिल भी पहले आया, स्कूटर भी पहले आया, उनके कपड़े भी हमारे से थोड़े से ज्यादा बेटर थे। तो हमेशा मन में ना बचपन में एक चीज बैठी हुई थी, यार जिंदगी में जब भी करेंगे ना, जब अपना मौका आएगा तो नौकरी तो नहीं करनी है ना। बचपन में होता है ना ऐसा, जिससे आदमी थोड़ा सा कंपटीशन करता है तो लगता है ये बेटर है मेरे से, तो मैं भी जो इसके पापा करते हैं मैं भी वही करूंगा। तो ऐसा लगता था कि हम बिजनेस करेंगे। लेकिन ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरे पिताजी की डेथ इन सर्विस ही हो गई। मैं यंग था उस टाइम, तो उन दिनों सरकारी नौकरी में ये प्रोविजन था कि अगर कोई इन सर्विस चला जाता है तो उसके सक्सेसर को, उसके फैमिली मेंबर को नौकरी मिल जाती थी उनकी। तो वो मेरे लिए ऑफर हुआ, क्योंकि मैं अकेला लड़का था, घर में 4 बहनें थी। तो परिवार में सब लोगों ने ये महसूस किया अब पिताजी वाली नौकरी क्यों कर ले। और वैसे भी सरकारी नौकरी उन दिनों भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन मेरे मदर को ये आइडिया था कि ये नौकरी के लिए इंटरेस्टेड नहीं। हालांकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई कारोबार का ऑप्शन था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मम्मी ने मेरे को बड़े हौसले से कहा कि भाई अगर मन में नौकरी करना है तभी हाँ करना, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं, तेरे पापा की पेंशन भी आती है, भूखे नहीं मरेंगे। किसी के प्रेशर में हाँ मत करना, क्योंकि यहाँ हाँ एक डायरेक्शन बना देगी, दोबारा फिर पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। तो बड़ा हौसला सा हुआ, मैंने वो नौकरी रिफ्यूज कर दी। मैं उस सरकारी नौकरी में नहीं गया। 1.5 साल खाली बैठा रहा, और ईश्वर की मर्जी हुई, कृपा हुई, और मेरे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। हमारे होम टाउन में एक LML कंपनी का सब डीलरशिप मिल गया मेरे को। ऑटोमोबाइल लाइन में मैं चला गया। मेहनत करी खूब तसल्ली से, क्योंकि है ना, भूखे शेर के सामने शिकार आ जाए तो वो छोड़ेगा थोड़ी। हम लोग तो इतनी देर से तरसे हुए थे कि कोई काम मिले, कोई अवसर मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, लग जाएंगे। और ईश्वर ने इतनी कृपा की कि भाई वो 5-1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू किया हुआ कारोबार 11 साल के अंदर अंदर लगभग 3.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के में बदल गया। जो मैंने एक वेस्पा सेलेक्ट स्कूटर से अपनी जर्नी शुरू की थी 1998 में, वो लगभग एक फोर्ड फिएस्टा, एक स्कॉर्पियो, जैसे संजय जी ने बोला, ये हमारे पास 2 गाड़ियां थी। मेरे पास TVS की डीलरशिप थी, और साथ में हमारा स्पाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। खूब मेहनत करी और भगवान ने पूरा आशीर्वाद भी दिया। लेकिन यहाँ आते आते एक नई समस्या पैदा हुई, और वो समस्या क्या थी जो उससे पहले हमने कभी भी महसूस नहीं की। वो क्या थी? अपने घर में 4 मेंबर्स, मेरे अलावा 3, और तीनों को मेरे से एक ही शिकायत है। एक बिजनेसमैन के घर पे क्या शिकायत होती है जनरली सब फैमिली मेंबर्स को? नहीं, तुम्हारे पास सबके लिए समय होता है, हमारे लिए नहीं होता। करते हैं ऐसा? नहीं करते, है ना। मेरी मदर, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, तीनों को एक ही शिकायत है। चौथा मैं हूं, मैं अपने से शिकायत नहीं कर सकता। हालांकि मेरे को भी अपने आप से यही शिकायत है, तेरे पास सबके लिए समय है, अपने लिए नहीं है, ना अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, कहीं समय नहीं। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस आपको पैसा देता है, लेकिन उसके बदले में सब कुछ छीन लेता है। इतने ओवर ऑक्यूपाइड थे, आप हैरान होंगे ये बात सुन के। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे, और 8 साल में मैं 3 दिन के लिए घूमने गया था। शादी के बाद एक रस्म होती है, हनीमून मनाली जाते हैं लोग, है ना। तो मैं 3 दिन गया था मनाली। मनाली कैसे गया? सारा प्लान किया पहले, शादी से पहले प्लान कर लिया कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि दुकान भी देखनी है, फैक्ट्री भी देखनी है।
तो हमने प्लान क्या किया, शुक्रवार को रात को निकलेंगे। चंडीगढ़ से यहाँ से एक बस जाती है जो मनाली पहुंचा देती है आपको रातों रात, है ना। बाद में समझ में आया कि भी हनीमून के लिए दिन के साथ साथ रातें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। रातों रात पहुंच गए, सैटरडे सुबह पहुंच गए, सैटरडे वहां रुके, संडे की रात को रुके, और मंडे का शाम को चल पड़े वहां से। सैटरडे रात उसमें बस में बिता ली, संडे की वहां रात बिताई, मंडे का दिन बिताया, और मंडे शाम को वहां से फिर से एक वॉल्वो पकड़ ली, और ट्यूसडे सुबह 6 बजे चंडीगढ़, और फिर 8:30 बजे अपने शोरूम पे। और उसके बाद 8 साल में कभी मौका नहीं मिला वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, मदर के साथ कोई 2-3 रातें बाहर जाने का। फाइनेंशियली दिक्कत नहीं थी, लेकिन समय की आजादी बिल्कुल स्पॉइल हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। तब महसूस होता था यार इससे तो हमारे पिताजी अच्छे थे, हर रोज शाम को 5-5:30 घर आ जाते थे, और सैटरडे संडे ऑफ होता था। समय की आजादी क्या होती है ये हमने कभी अपने जीवन में इससे पहले महसूस ही नहीं किया था। हमें तो ऐसा लगता था समय तो होता ही है, लेकिन अब पता चला भी पैसे से भी ज्यादा कीमती क्या है, समय। लेकिन अब अपने पास चॉइस कोई नहीं थी, और ऐसी जिंदगी चल रही। उस समय ये अपॉर्चुनिटी आई, सब कुछ होने के बाद मैं सबसे ज्यादा आकर्षित क्यों हुआ कि अगर यहां मेहनत कर ली, और अगर यहां लॉटरी लग गई, अगर मेहनत करके इसमें एस्टैब्लिश हो गए, तो पैसे के साथ साथ टाइम मिलेगा। और ये शायद मेरे लिए ऐसी चीज थी, मतलब जिसको बोलते हैं ना, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करा लो, बस टाइम मिलना चाहिए अपने लिए, फैमिली के लिए, कुछ भी करा लो। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली, काम करना शुरू किया। जर्नी लंबी रही, संजय जी ने काफी कुछ बता दिया, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज बड़ी खूबसूरत है। जिस परिवार को ये शिकायत थी कि भाई हमारे लिए भी कभी तो टाइम निकाला करो, हम भी इंपॉर्टेंट हैं, आज वो परिवार क्या बोलता है, कभी घर से चले भी जा रहे तो सारा दिन घर में पड़े। ये बात है ना, क्या उड़ाना तो दोनों कंडीशन में मिलेगा आपको, है ना। लेकिन बड़ी अच्छी बात क्या है, बड़ा सुखद सा, बड़ा आनंददायी अनुभव है ना, जब आपको लगता है आप काम करते हो पैसे की वजह से नहीं। आज भी मैं काम करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करता, जितना हो सकता करता हूँ, लेकिन उसके पीछे पर्पस पैसा नहीं है। उसके पीछे पर्पस या तो टीम है, या अपने मन से होता है कुछ करके आओ, चलो बिहार का एक टूर लगा आते हैं, चलो भुवनेश्वर जा आते हैं, इस बार कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा आते हैं, 10 मिनट अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग कराते हैं। और दूसरा, कई बार क्या लगता है, हमारे कहने से क्या पता किसी और के जीवन में बदलाव आ जाए, तो ये बड़ा सुखद सा लगता है, अच्छा सा लगता है। क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क में आज मेरी इनकम का लगभग 99% हिस्सा वो पैसिवली आता है, जहां मेरी प्रेजेंस से और मेरी एब्सेंस से 1% अंतर नहीं पड़ता, स्क्रैच भी नहीं आ सकता। इतना बड़ा नेटवर्क हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में या किसी दूसरे प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं। अब एक बात और, एक छोटा सा मैसेज, इस बिजनेस को आपने करना है नहीं करना, संजय जी ने ठीक बोला, पैब्लो ब्रूनो की कहानी सुनने के बाद अगर कोई आदमी को आकर्षण नहीं हुआ तो उसको नहीं हो सकता, उसके बाद इतने सारे लोगों ने शेयरिंग की, उसके बाद नहीं हुआ तो नहीं हो सकता, है ना। मैं तो सिर्फ एक चीज बोलता हूं, जीवन में चाहिए क्या, आदमी को सुखी रहने के लिए, खुश रहने के लिए, हर आदमी का अलग अलग आंकलन है ना। किसी को सेहत अच्छी चाहिए नहीं चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है यार मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को घूमना फिरना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लगता है मेरे को नाम से लोग जाने, मेरा एक स्टेटस हो। जैसे अभी यहाँ इस हॉल में 250-300 लोग हैं, मेरा नाम विकास गर्ग है, मैं दोबारा बोलता हूँ, मेरा नाम विकास गर्ग है, तो कम से कम 300 लोग जानने लग गए, है ना। कहीं किसी मोड़ पे दिखेंगे तो बोलते अरे ये आदमी वहां दिखा था, तो जानने लग गए कि नहीं जानने। किसी को नाम चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और बहुत सारे लोग या लगभग सब लोग अंदर से एक और भावना रखते हैं कि मैं कुछ अपने और अपने परिवार के अलावा भी कुछ करूं, सेल्फ और फैमिली से उठ के भी कुछ करना चाहता हूं, इस सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ तो करूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, या तो पैसे की कमी है या समय की कमी है। जैसे पिछले, जब इस बिजनेस में मैं नहीं आया,
उससे पहले लगभग 10 साल मैं एक भी सोशल काम अच्छे से नहीं कर पाया, जबकि मेरी पूरी लाइफ थ्रू आउट किसी ना किसी सोशल काम में एंगेज रही, स्टूडेंट लाइफ में भी, बाद में भी। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरी प्राइमरी जो मेरा काम था वो मेरा बिजनेस था, और वो मेरे को समय देता ही नहीं था। हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक टीस होती है, मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए, है ना, ह्यूमैनिटी के लिए, नेचर के लिए कुछ तो रिटर्न में करूं। होती या नहीं होती? अब आप इस प्लेटफॉर्म को देखिए और इस एंगल से भी आंकलन करिए। आप यहां पर किसी को एक अच्छा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देके आते, मेरी मदर 81 की है, वो रेगुलर 95 लेती है। अब वो 95 लेने का उनको क्या फायदा है? वो लगभग कंफर्टेबल रहते हैं, उससे एनर्जी बनी रहती है, बीमारी कम लगती है। 78 तक तो उनको कोई बीमारी थी ही नहीं। 10-12 साल 95 लेने के कारण 78 तक उनको कोई बीपी शुगर कुछ नहीं था। 78 के बाद थोड़ा सा उनको दिक्कत हुई, एक दो प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 95 की वजह से काफी कंफर्टेबल है। अगर किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से बिना साइड इफेक्ट के किसी की हेल्थ में सुधार हो, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी बात है या बुरी बात है? दूसरा, आज हम एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके रिजल्ट आज ही बहुत नेगेटिव है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में तो दीवार बन के खड़े हो जाएंगे हमारे साथ। और वो समस्या क्या आती जा रही है? फूड, खाना जो हम लोग खा रहे हैं, उस खाने से पेट तो भरता है, लेकिन उस खाने से आपके शरीर की न्यूट्रिशन की जरूरत पूरी नहीं। खाने में आपको 16 तरह के पोषक तत्व चाहिए जो आपको मिट्टी से मिलते हैं, और आपके शरीर को खाने से लेना देना नहीं है। आपने दाल खाई, पनीर खाया, चिकन खाया, मटन खाया, रोटी खाई, चावल खाए, यहां तक पहुंचे हो। इसके बाद प्रोसेस होने के बाद उससे शरीर का कोई लेना देना नहीं। उस फूड के अंदर जो 16 तरह के तत्व हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वही बॉडी को लगेंगे, उसी ने काम करना है अंदर जाके। समझ गए मेरी बात? लेकिन आज हम जो फूड पा रहे हैं, जितनी प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हो रही है, वो इतना आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बेस्ड है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिससे वो 16 तरह के पोषक तत्व तो हमें नहीं मिल पा रहे। इसीलिए तो समस्या है। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कोई डायबिटीज हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है। और आपको क्या लगता है ये पेस्टिसाइड्स का उपयोग आने वाले समय में कम होगा कि बढ़ेगा? क्योंकि जमीन इम्यून हो गई उससे। एक कट्टे यूरिया की जरूरत जिस खेत को पड़ती थी, पिछले 10 साल में वो एक कट्टे से 3 कट्टे पे पहुंच गया, यानी 3 टाइम्स हो गया। क्योंकि अब जमीन से वो प्रोडक्शन उस सारी चीज के बगैर हो ही नहीं पा रही। तो अगर आप इन एग्रो प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा भी प्रमोट करते हैं और उस वजह से जमीन के अंदर कुछ जहर की मात्रा कम हो जाए, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आने वाली जनरेशन को बचाने वाली बात है या खराब करने वाली बात है? तो इसमें बुराई क्या? अब तीसरी, अगर किसी आदमी को आप एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जिससे उसके जीवन में सुधार आए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में इंप्रूवमेंट आए, तो ये बात अच्छी है या बुरी? यहाँ मैडम बैठे हैं, इन्होंने इतना प्राउडली बोला, मैं हाउसवाइफ हूं, मैंने 3 साल काम करके अपने बेटे को टियागो गिफ्ट की। उनके मुंह से किया निकल गया। क्यों किया निकल गया? क्योंकि अगली गाड़ी उनके दिमाग में कौन सी चल रही है? वो टियागो तो आ गई, वो तो खत्म हो गई बात, किया चल रही है, तो मुंह से किया ही निकली। और उन्होंने बोला भगवान करेगा। लेकिन आप एक चीज सोच के देखिए, लगभग मेरे को लगता है मेरे से 1-2 साल बड़ी होंगी, है ना? 66 बॉर्न है, 66 साल, मेरे से काफी बड़ी हूँ मैं, तो फिर बहुत यंग हूँ। 18, 66